हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन राज। जैसा कि आपको पता है, गेट 2023 का रिजल्ट जस्ट आया हुआ है बच्चों। तो आज हमारे साथ हैं गेट 2023 के टॉपर सर्वेश कुमार। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका प्रिपरेशंस जर्नी रहा, कैसे इन्होंने गेट 2023 के लिए प्रिपरेशंस किया है, और क्या सब स्ट्रेटजी था, क्या सब मिस्टेक्स इन्होंने किया है, या आप इनके मिस्टेक से सीख सकते हो। आप इनसे बच्चों इंस्पायर हो सकते हो कि किस तरह से इन्होंने गेट 2023 के लिए प्रिपेयर किया है, आगे इनकी क्या जर्नी है। तो हम काफी डिटेल में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वेश, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं अभी, और गेट एग्जाम देने से पहले क्या आपको उम्मीद था कि आपका गेट में डबल डिजिट में रैंक आ सकता है? सर अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन सर मतलब एग्जाम देने के पहले ऐसा कभी नहीं सोचे थे हम लोग कि डबल डिजिट में रैंक आएगा या कुछ भी। लेकिन एग्जाम देने के बाद ऐसा लग रहा था कि टॉप 100 में रैंक आ सकता है। ओके, वेरी गुड। तो आपके क्या मार्क्स आए हैं इस साल? सर मेरा मार्क्स 70.67 है। आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं अभी आपको, आपके रैंक को देख के? सर सब लोग तो बहुत खुश हैं सर। ओके। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके बारे में बच्चे जानना चाहेंगे कि क्या आपका प्रिपरेशंस जर्नी रहा, आप कब कॉलेज पास आउट हुए हो, किस कॉलेज से हैं आप, क्या कैसे आपने प्रिपरेशंस किया था गेट के लिए? सर मैं एनआईटी सिलचर से हूँ और 2018 में पास आउट हुआ था। उसके बाद मैं सर कोचिंग लिया, फिर देता रहा एग्जाम। पहले तो बहुत खराब रिजल्ट आ रहा था, फिर लास्ट ईयर थोड़ा ठीक था, इस बार तो पता ही है सर सबको। ओके। तो अभी लास्ट ईयर आपके रैंक्स कितने थे? लास्ट ईयर 391 था। ओके, तो अब आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं से एमटेक कर रहे हैं, क्या आप अभी कर रहे हो? सर अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो ओके। मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर सर मैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हूँ। ओके, ग्रेट। आगे आपका क्या प्लान है? सर आगे मेरा ईएससी पे फोकस है सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज पे। तो उसका भी प्रीलिम्स हो गया है, अब मेंस का प्रिपरेशन करना है सर। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि आप 2018 में पास आउट हुए हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इतने लंबे ड्यूरेशंस तक कैसे अपने आप को मेंटेन रखें, किस तरह से आप अपने आप को मोटिवेट रखें, ये आप शेयर बच्चों के साथ करें। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 बार में अगर उनका रैंक अच्छा नहीं होता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या अपना पाथ चेंज कर लेते हैं कि अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं तो गेट को छोड़ के किसी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आया, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था कि आप कंटिन्यूअसली गेट के लिए, ईएससी के लिए प्रिपरेशंस करते रहे? सर मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो सबसे पहले था कि मतलब एक सोसाइटी में एक फेम होता है सर, जिसमें गेट और ईएससी में कुछ में भी अगर अच्छी रैंक आती है तो सर, और आपका जब जब भी वीडियो देखते थे तो आप इस तरह से सर मोटिवेट करते थे कि लगता था कि नहीं कुछ तो करना है। तो सर ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ कुछ कहीं कहीं सफलता मिलती रही, तो उससे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहा। किस किस एग्जामिनेशंस में इससे पहले आपका सिलेक्शन हो चुका है? सर पहले मैं जैसे HURL में भी मेरा हुआ था, और NTPC में भी हुआ था सर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी हुआ था, और एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी हुआ था। ओके। तो तो जैसे मान लीजिए और भी कि बहुत आपने, सारे जगह मैं सर इंटरव्यू भी दिया हूँ। ओके। तो जैसे इसरो का भी दिया, बार्क का भी दिया, तो ये सब छोटे छोटे सफलताएं मिलती रही, तो इससे मोटिवेशन बना रहा सर। ओके। और अगर मान लीजिए आपके जो प्रिपरेशंस फेज थे उसमें सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस या आपने जो मिस्टेक्स किया, जैसे अगर आपका रैंक अभी डबल डिजिट में आने में काफी टाइम लग गया तो आपने कुछ ना कुछ यस सर। मिस्टेक्स किया होगा। तो वो क्या सब यस मिस्टेक्स सर। थे जिसके कारण इतना टाइम लगा? और आप जो अपकमिंग एस्पेरेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो क्या सब मिस्टेक्स नहीं करें जो कि काफी जल्दी वो अपना अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं? सर सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक ये था कि मैं टेस्ट सीरीज को प्रॉपरली कभी नहीं दिया पहले।
तो सर उसमें टेस्ट सीरीज अगर नहीं देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या गलतियां कर सकते हैं एग्जाम में। इसलिए सर, और जैसे रिवीजन के टाइम मतलब जो भी है हमारे शॉर्ट नोट्स, उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, तब जाके सही से हो पाता है। यानी कि किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए टेस्ट सीरीज और रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। जैसे काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सिर्फ नोट्स को ही बार बार पढ़ते रहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आपका मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, टेस्ट देना है, यस जिससे सर। कि वो रियल यस सर। एग्जामिनेशंस को फेस कर सकें और वो रियल यस इन्वायरमेंट सर। को जान सकें। ठीक है, बहुत यस अच्छी सर। बात है। तो आगे आप क्या अब परस्यू करना चाहेंगे? जैसे आपका डबल डिजिट में रैंक आया है, तो आप कहीं से एमटेक करना यस चाहेंगे या किसी पीएसयू में ज्वाइन करना चाहेंगे, या आप ईएससी के लिए ही प्रिपेयर करेंगे? सर, ईएससी के लिए ही प्रिपेयर करेंगे सर। ओके। आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, तो स्पेशली आप यस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के जो स्टूडेंट हैं उसको आप क्या सजेशंस प्रोवाइड करना चाहेंगे कि किस तरह से वो गेट 2024 के लिए प्रिपेयर करें, या किसी और भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? तो आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस पीएसयू का। तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो प्रिपरेशंस करें कि उनको जल्दी से जल्दी सिलेक्शन मिल सके? सर, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए ये जरूरी नहीं होता कि हमको सब कुछ आता हो। ओके। बस सेलेक्टिव स्टडी जो है वो मेन मोटो होना चाहिए स्टूडेंट्स को। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें ये चीज आता है, इस क्वेश्चन को तो करना ही है, और उस चक्कर में फंस के रह जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो पहले हमें उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है जो मुझे अच्छे से आता है और जो मैं विद इन 1 मिनट कर सकता हूँ। ग्रेट। तो उससे क्या होता है, आपका स्कोर बनेगा। और आपको स्कोर से मतलब है, ये नहीं कोई पूछेगा कि मतलब आपने कौन कौन से क्वेश्चंस किए थे। ओके, वेरी गुड। यानी कि अगर एक चीज और भी होता है कि बच्चे एक साथ मल्टीपल एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हैं, तो आपके माइंड में सिर्फ यस। गेट एंड ईएससी ही था, या आप और भी किसी एग्जाम को टारगेट कर रहे थे प्रिपरेशंस के साथ साथ? जैसे कि नन टेक्निकल के अलावा किसी नन टेक एग्जामिनेशंस के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे थे, या फुल्ली फोकस्ड गेट ईएससी के लिए ही थे? सर, फुल्ली फोकस्ड गेट और ईएससी के लिए ही था मैं। लेकिन जो भी एग्जाम, जैसे नॉन टेक्निकल तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं दिया मैं, लेकिन साइड बाय साइड जैसे जो भी एग्जाम आते रहे, इसरो, बार्क, ये सब, तो इसमें तो टेक्निकल चीजें ही पूछी जाती है। उसके लिए प्रॉपर फोकस होकर स्टडी नहीं किया। लेकिन मतलब गेट और ईएससी का सिलेबस जो कवर कर ले लोग, तो उससे थोड़ा बहुत ही बाहर जाते हैं बाकी एग्जाम में, बाकी लेकिन हो जाता है सर। ओके। तो इससे पहले जो आपका गेट का रैंक था, वो कितने कितने रैंक्स आपके आए हुए हैं? जैसे आपने 2018 से लेकर 2023 तक अपीयर किया होगा, तो ये आप बता सकते हैं, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स को एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिले। क्योंकि काफी बच्चे ये यस सर। सोचते हैं कि उनका अगर 2000 रैंक है तो वो कभी आ ही नहीं सकता है डबल डिजिट में। इससे भी बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। तो आप अगर ये चीजों को बताएंगे तो हो सकता है ये सोर्स ऑफ मोटिवेशन रेस्ट अदर स्टूडेंट्स के लिए हो। सर, जब मैं कॉलेज में था तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि उस समय मुझे ये भी पता नहीं था कि केवीएल कैसे लगाते हैं, केसीएल कैसे लगाते हैं, पावर एब्जॉर्बिंग कब हो जाता है, कुछ पता नहीं चल रहा था कब डिलीवरिंग पावर होता है। तो उस टाइम मैं बस एप्टीट्यूड के बेस पे जो है सो मतलब मेरा आया था 4000 रैंक। तो 4000 रैंक तो कोई मायने नहीं रखता। यस, यस। फिर जब मैं 5-6 महीने प्रिपरेशन किया, तब फिर मेरा आया 925 रैंक। फिर उसके नेक्स्ट ईयर सर रैंक खराब हो गई मेरी। तो उसके बाद फिर से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया, थोड़ा फोकस किया स्टडी पे, तब फिर आया 518 रैंक। फिर गेट 2022 में सर 391 आया, और इस बार 35। ओके, मतलब काफी ज्यादा चेंजेस थे, यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि आप यस बीच सर। में किसी और एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि आप डेविएट कर जाइएगा। अगर आप किसी और चीजों के जी लिए नहीं। डेविएट हो जाइएगा तो आपका एग्जामिनेशंस में रैंक नहीं आ सकता है। एक यस स्टूडेंट्स सर। के मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या गेट प्रिपरेशंस के लिए कोचिंग जरूरी है, या कोई बच्चा सेल्फ स्टडी से भी अच्छा रैंक ला सकता है? यानी कि आपने कोचिंग भी किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट आपने सेल्फ स्टडी से दिया, उसके बाद आपने, मुझे यस सर। ऐसा लगता है कि कोचिंग तो नहीं किया है, आप उसके बाद सेल्फ स्टडी ही करते रहे।
तो यस आपका सर। कोचिंग का क्या रोल रहा और आपका क्या परसेप्शन है कि स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी से भी अच्छा कर सकते हैं या कोचिंग कंपलसरी है? सर कोचिंग कंपलसरी नहीं है, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि सर हमें पता नहीं होता कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से पढ़नी है। लेकिन कोचिंग में जो भी सर पढ़ाते हैं, उन्होंने सारा रिसर्च करके रखा हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आती है, इतने सालों में क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। तो वो सब चीज़ों पे फोकस करके वो लोग अच्छे से पढ़ाते हैं सर, जो भी पढ़ाते हैं। तो हमें सेल्फ स्टडी में पता नहीं चलता, और हम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये फाइंड आउट करने में कि क्या क्या सिलेबस के अंदर है और क्या सिलेबस के बाहर है। ग्रेट। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आगे आप अब आगे आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? जैसे आप ईएससी भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, मुझे जैसा कि पता है 2 से 3 बार यस सर। आपने ईएससी प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है। तो आगे आपका क्या यस सर। जर्नी रहेगा, ये सब चीज़ों को आप शेयर करें। तो मैं सर बिहार से हूँ, ओके। और मेन फोकस तो ईएससी ही करना है अभी आगे। तो मेंस का एग्जाम भी है सर जून में। ओके, इस साल भी आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो यस सर। कंग्रेचुलेसन। और मेरा बेस्ट विशेस रहेगा आपके लिए कि थैंक यू आप वेरी मच सर। 2023 ईएससी में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करें। और आपका जी लास्ट जी। मैसेज क्या रहेगा अपकमिंग गेट एंड ईएससी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए? सर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर मतलब उसको फॉलो अप कीजिए। और टेस्ट सीरीज में जो भी नए क्वेश्चंस दिखते हैं या कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स दिखते हैं, उसको आप अलग से लिख के रखिए, सो दैट आप एग्जाम के 10 दिन पहले से उन चीज़ों को मतलब रिवाइज कर सकते हैं। और एग्जाम में बस ये फोकस रखना है कि हमें इजी से इजी क्वेश्चंस को पहले करना है, ना कि किसी टफ क्वेश्चन में फंस के अपना 10 मिनट 15 मिनट बर्बाद करना है। अच्छा, जैसे मैं अगर आपसे जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि आप कितने आवर्स पढ़ते थे, यानी कि जब बहुत सारे टॉपर्स होते हैं जो ये भी बताते हैं कि 12 आवर्स 15 आवर्स पढ़ना चाहिए गेट एंड ईएससी के लिए, तो आपका क्या एक इस पे ओपिनियन है? सर मुझे नहीं लगता कि 12 आवर्स 15 आवर्स पढ़ने की जरूरत है गेट के लिए। मतलब 5 6 घंटे अगर रेगुलरली पढ़ाई किया जाए, और जो स्ट्रेटजीज मैं पहले बता चुका हूँ उन स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जाए, तो एक अच्छी रैंक जरूर आ सकती है। ओके। पढ़ाई के अलावा आपको और क्या पसंद है? सर पढ़ाई के अलावा तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है सर, मतलब थोड़ा मूवीज वगैरह देखता हूँ, वेब सीरीज वगैरह देखता हूँ, ओके। और कभी खेल लिया, कभी इधर उधर घूम लिया, यही सब है। जैसे काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर वो प्रिपरेशंस जर्नी में रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनका प्रिपरेशंस नहीं हो पाएगा। तो मैं तो पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इतने टाइम जो प्रिपरेशंस कर रहे थे, तो क्या आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, या आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशन सिर्फ फादर मदर थे? मतलब आप इसके बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि स्टूडेंट्स को सर ये ऐसा पता चल सके कि मतलब क्या इम्पोर्टेंस होता है या नहीं होता है इस चीजों का। रिलेशनशिप में तो कभी नहीं रहा सर, लेकिन मतलब मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन मेनली मेरे पापा थे। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, मतलब जब भी खराब रैंक भी आया या कुछ नहीं भी हुआ, तब भी मोटिवेट करते रहे कि अच्छा होगा होगा। तो और मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप में आने से या ना आने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, अगर मतलब खुद पे अगर कॉन्फिडेंस हो, अगर खुद पे वो हो, तो मैनेज किया जा सकता है। रिलेशनशिप से कोई खराब रैंक नहीं आएगा। ओके। चलिए, तो काफी अच्छा लगा सर्वेश आपसे बात करके, और फ्यूचर जर्नी के लिए थैंक आपको यू सर। कंग्रेचुलेशंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि थैंक यू सो आपके मच सर। साथ नेक्स्ट टाइम में जब आपका ईएससी 2023 का रिजल्ट आएगा, तो उस समय भी इंटरव्यू मैं आपके साथ करूंगा। और आप अच्छे से जी जी मेहनत श्योर सर। कीजिए एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग जर्नी। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।